21 घंटे की नेगोशिएशन, डील से बस कुछ इंच की दूरी और फिर सब कुछ पलट गया। इस्लामाबाद में जो हुआ उस खबर के परिणाम अब पूरी दुनिया भुगत रही है, लेकिन असली शॉक वो है जो उसके बाद आया। एक अनाउंसमेंट, एक डेडलाइन और एक नेवल ब्लॉकेड जो मंडे से इफेक्टिव है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से दुनिया का 20% ऑयल गुजरता है, वहां अब क्या होने वाला है और ईरान ने क्या जवाब दिया। दूसरी तरफ अमेरिका की इंटरनल पॉलिटिक्स में एक और एक्सप्लोजन। 4 महिलाओं ने सीरियस एलिगेशंस लगाए हैं, सेक्सुअल हैरेसमेंट से लेकर रेप तक। और अब मैनहट्टन डीए ऑफिस ने इन्वेस्टिगेशन लॉन्च कर दी है। कांग्रेसमैन एरिक स्वेलवेल, जो कैलिफोर्निया गवर्नर रेस के स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है और रेस से नाम वापस लिया, वो सब कुछ डिनाई कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये एलिगेशंस पॉलिटिकली मोटिवेटेड है या इनमें सच्चाई है और इसका उनकी पॉलिटिकल करियर पर क्या असर पड़ेगा। चलिए डिटेल में समझते हैं। नमस्ते, मैं हूं गायत्री और आप देख रहे हैं गायत्री स्पीक्स। 21 घंटे की मैराथन मीटिंग्स और नेगोशिएशन, ऑलमोस्ट एक पूरा दिन। इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच फेस टू फेस नेगोशिएशन। यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस खुद लीड कर रहे थे, उनके साथ स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर। ईरानियन साइड में फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची और पार्लियामेंट स्पीकर मोहम्मद बागिर गालिबाफ। पाकिस्तान ने सो कॉल्ड मीडिएटर बनने की पूरी कोशिश की, लेकिन नतीजा नील बट्टा सन्नाटा। टॉक्स फेल हो गए और फेल होने ही थे। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर अनाउंसमेंट कर दिया है, यूएस नेवी स्विफ्टली बिगिन करेगी ब्लॉकेड ऑफ शिप्स एंटरिंग और लिविंग द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यूएस सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने क्लियर टाइमलाइन दे दी। मंडे सुबह ईस्टर्न टाइम 10 बजे के अनुसार ऑल ईरानियन पोर्ट्स ब्लॉकेड, और ये ब्लॉकेड एनफोर्स्ड होंगे इम्पार्शियली अगेंस्ट वेसल्स ऑफ ऑल नेशंस। मतलब चाहे शिप किसी भी कंट्री की हो, अगर वो ईरानियन पोर्ट से आ रही है या जा रही है तो उसे रोका जाएगा। लेकिन एक एक्सेप्शन है, शिप्स ट्रैवलिंग बिटवीन नॉन ईरानियन पोर्ट्स के आने जाने पर कोई रोक टोक नहीं होगी। मतलब अगर शिप दुबई से कतर जा रहा है और ईरान से उसका कोई लेना देना नहीं तो वो जा सकता है। लेकिन अगर उसी शिप ने पहले ईरान का पोर्ट टच किया या उसमें ईरानियन कार्गो है तो ब्लॉकेड में फंसेगा ही फंसेगा। और इस अनाउंसमेंट का असर अब तुरंत दिखने लगा। लॉयड्स लिस्ट इंटेलिजेंस ने लिखा है, ट्रंप की पोस्ट के बाद स्ट्रेट के माध्यम से सारा यातायात रुक गया है। 2 वेसल्स जो स्ट्रेट छोड़ रही थी वो वापस मुड़ गई। इतना फास्ट रिएक्शन, मतलब शिपिंग इंडस्ट्री ऑलरेडी बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो चुकी है। एक ट्रिगर और पूरा सिस्टम जाम। ईरान ने भी देर नहीं की। ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड नेवी ने कहा है, इनफैक्ट दावा किया है कि वी मेंटेन फुल कंट्रोल ओवर द हॉर्मुज स्ट्रेट। उन्होंने साथ ही साथ वार्निंग भी दी है, कोई भी मिलिट्री वेसल अप्रोच करेगा तो विल बी मेट विद अ फर्म एंड फोर्सफुल रिस्पॉन्स। लेकिन साथ में ये भी कहा, स्ट्रेट रिमेन्स ओपन फॉर नॉन मिलिट्री वेसल्स। तो आप खुद समझ सकते हैं, एक तरफ अमेरिका कह रहा है कि हम ब्लॉकेड कर रहे हैं, दूसरी तरफ ईरान कह रहा है कि हम फुल कंट्रोल में हैं। दोनों की अपनी अपनी नेवी, दोनों के अपने अपने क्लेम्स, और बीच में कमर्शियल शिप्स फंस गए। दुनिया का सामान रुक गया है, 20% ऑयल का आना जाना रुक गया है, सांसें रुक गई है और वर्ल्ड इकोनॉमी रुक रही है। कोई रिस्क नहीं लेना चाहता क्योंकि एक गलती, एक मिसकैलकुलेशन और वो शिप या तो अमेरिकन ब्लॉकेड में फंसेगा या ईरानियन माइंस या मिसाइल्स का निशाना बनेगा। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची ने एक इमोशनल स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि तेहरान ने नेक नियति के साथ बातचीत की थी और हम इस्लामाबाद समझौते से बस कुछ ही इंच दूर थे। इंचेस अवे, मतलब एग्रीमेंट ऑलमोस्ट फाइनल था, लेकिन उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका ने अतिवाद दिखाया, लक्ष्य बदल दिए और नाकाबंदी की घोषणा कर दी। अच्छी नीयत से अच्छी नीयत पैदा होती है और दुश्मनी से सिर्फ दुश्मनी पैदा होती है। पार्लियामेंट स्पीकर गालिबाफ भी कुछ कम एग्रेसिव नहीं दिखे। उन्होंने ट्रंप के थ्रेट्स को बिल्कुल डिसमिस कर दिया और कहा कि उनका कोई असर नहीं होगा ईरानियन लोगों पर।
उन्होंने टॉक्स को इंटेंसिव, सीरियस और चैलेंजिंग बताया और कहा कि ईरान ने अच्छी नीयत दिखाने के लिए मजबूत पहल की, जिससे काफी प्रगति हुई, लेकिन वो एलॉबरेट नहीं किया। और यहाँ एक और ट्विस्ट है, ट्रंप ने यह भी क्लेम किया है कि यूके माइन स्वीपर्स भेजेगा रीजन में, लेकिन ब्रिटेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने अभी तक कंफर्म नहीं किया है। तो क्या यूके इस नेवल कन्फ्रंटेशन में कूद रहा है, या ये प्रेसिडेंट ट्रंप का एक और यूनिलैटरल अनाउंसमेंट है जिसका ग्राउंड पर कोई आधार नहीं? अब मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछती हूँ, अगर ईरान एग्रीमेंट से इंच दूर था तो ब्लॉकेड क्यों लगाया? अगर गुड फेथ थी तो बात क्यों नहीं बनी? मेरी समझ में ये आ रहा है कि अमेरिका की रेड लाइंस इतनी सॉलिड थी कि ईरान उनको एक्सेप्ट नहीं कर सकता था। एक अननेम्ड यूएस ऑफिशियल ने बताया कि वेंस ने नॉन नेगोशिएबल्स आउटलाइन किए और पॉसिबल एरियाज ऑफ कॉम्प्रोमाइज भी दिखाए। ये डिमांड्स कोई छोटी डिमांड्स नहीं है, इनका मतलब है कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम कंप्लीटली छोड़ दे, अपनी प्रॉक्सीज कंप्लीटली छोड़ दे, अपनी रिचेस्ट बार्गेनिंग चिप जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो बिना किसी कंडीशंस के ओपन कर दे। और चेंज में क्या मिलेगा? सैंक्शंस रिमूवल, शायद कॉम्पनसेशन, कोई गारंटी नहीं, ट्रस्ट बिल्कुल नहीं। तो ईरान ने कहा कि थैंक यू बट नो थैंक यू, और अब अमेरिका ने ब्लॉकेड अनाउंस कर दिया। यह स्ट्रैटेजी है प्रेशर बढ़ाने की। अमेरिका कह रहा है कि तुम नहीं मानोगे तो हम तुम्हारी पूरी मैरीटाइम इकोनॉमी बंद कर देंगे। लेकिन ईरान के पास भी काउंटर है। उन्होंने पहले ही माइंस की बात कर रखी थी, उन्होंने फुल कंट्रोल का दावा कर रखा है। अगर अमेरिका ब्लॉकेड एनफोर्स करने की कोशिश करेगा और ईरान अपनी माइंस या मिसाइल्स से रिस्पॉन्स देगा तो एक स्मॉल इंसिडेंट, एक स्मॉल क्लैश पूरे रीजन को वॉर में और विध्वंस में डुबा सकता है। इसलिए मैं कहती हूँ कि अगले कुछ दिन बहुत क्रिटिकल है। ब्लॉकेड मंडे से यानी कि आज से इफेक्टिव है, ईरान का रिस्पॉन्स आना बाकी है और शिपिंग इंडस्ट्री ऑलरेडी रुक चुकी है। अगर कुछ भी गलत हुआ तो फ्यूल प्राइसेस फिर से रॉकेट की तरह ऊपर जाएंगे और आम आदमी, चाहे वो इंडिया में हो, अमेरिका में हो, यूरोप में हो, वही कॉस्ट बेयर करेगा। अगली स्टोरी पर नजर डालते हैं। जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में टेंशन्स अपने पीक पर है, तब मैनहट्टन डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ऑफिस ने एक और बिग इन्वेस्टिगेशन लॉन्च की है। इस बार टारगेट है डेमोक्रेटिक कांग्रेसमैन एरिक स्वेलवेल। 4 महिलाओं ने एलिगेशंस लगाए हैं, सेक्सुअल हरासमेंट से लेकर रेप तक, और एक अलाइज्ड इंसिडेंट न्यूयॉर्क में हुआ है। स्वेलवेल जो कैलिफोर्निया गवर्नर रेस में लीडिंग कैंडिडेट है, वो इन क्लेम्स को कंप्लीटली डिनाई कर रहे हैं। उन्होंने कहा, मैं तथ्यों के साथ अपना बचाव करूंगा। इनफैक्ट वो अब गवर्नर रेस से भी बाहर हो गए हैं, वरना कैंपेन में सारे कैंडिडेट्स में वो नंबर 1 पर थे। मैनहट्टन डीए ऑफिस ने एक पब्लिक अपील जारी की है। उन्होंने कहा, हम सर्वाइवर्स और इन आरोपों की जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति से हमारे स्पेशल विक्टिम्स डिवीजन से संपर्क करने का आग्रह करते हैं। उन्होंने स्पेशली ट्रेंड प्रोसिक्यूटर्स, इन्वेस्टिगेटर्स और काउंसलर्स की बात की जो ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड, सर्वाइवर सेंटर्ड मैनर में हेल्प कर सकते हैं। ये इन्वेस्टिगेशन आई है ठीक एक दिन बाद जब स्वेलवेल ने खुद कहा कि एलिगेशंस फॉल्स है। उन्होंने एक स्टेटमेंट में लिखा, लगभग 20 सालों से मैंने एक अभियोजक और एक सांसद के रूप में जनता की सेवा की है और मैंने हमेशा महिलाओं की रक्षा की है। उन्होंने ये भी कहा कि वो खुद को डिफेंड करेंगे तथ्यों के साथ जहां जरूरत होगी। यहाँ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये कि क्या ये एलिगेशंस पॉलिटिकली मोटिवेटेड है या इनमें सच्चाई है, और इसका स्वेलवेल की गवर्नर रेस पर क्या असर पड़ेगा। मेरी समझ में यह आया कि टाइमिंग्स बिल्कुल इंटरेस्टिंग है। स्वेलवेल कैलिफोर्निया गवर्नर रेस में लीडिंग कैंडिडेट में से एक है। कैलिफोर्निया अमेरिका का सबसे बड़ा स्टेट है। उनकी गवर्नर रेस नेशनल पॉलिटिक्स में भी वेट रखती है और अभी अभी ये एलिगेशंस पब्लिक हुई है और मैनहट्टन डीए ने इन्वेस्टिगेशन लॉन्च कर दी है। ये ऑफिस जो पॉलिटिकली सेंसिटिव केसेस हैंडल करने के लिए जाना जाता है और जिसने पहले भी हाई प्रोफाइल केसेस में बड़े नामों को टारगेट किया है। अब इसमें एंटर हो गया है स्वेलवेल, खुद एक फॉर्मर प्रोसिक्यूटर है। उन्होंने 20 साल पब्लिक सर्विस की बात की है और ऑलवेज प्रोटेक्टेड वुमेन का क्लेम किया है। लेकिन एलिगेशंस ये है कि उन्होंने खुद महिलाओं को हैरेस किया और एक अलाइज्ड रेप भी। अगर ये एलिगेशंस ट्रू है तो उनकी पॉलिटिकल करियर प्रैक्टिकली खत्म। अगर फॉल्स है
तो उनकी रेपुटेशन ऑलरेडी डैमेज हो चुकी है, क्योंकि ऐसे केसेस में अक्यूज्ड अंटिल प्रूवन इनोसेंट का नरेटिव पब्लिक डोमेन में डोमिनेट कर देता है। अमेरिका की पॉलिटिकल क्लास में सेक्सुअल मिसकंडक्ट केसेस कोई नई बात नहीं है। डेमोक्रेट से लेकर रिपब्लिकन्स तक मल्टीपल पॉलिटिशियंस पर ऐसे एलिगेशंस आए हैं। कुछ ने रिजाइन किया, कुछ ने डिनाई किया, कुछ कन्विक्टेड हुए, लेकिन हर केस में विक्टिम्स को जस्टिस मिलना और अक्यूज्ड को फेयर ट्रायल मिलना दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। स्वेलवेल ने खुद अपना कैंपेन खत्म कर दिया है या खुद रेस से नाम विड्रॉ भी कर लिया है और अभी भी चार्जेस को डिनाई कर रहे हैं बिना किसी की तरफदारी करते हुए। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि आरोप सच है या झूठ, सवाल ये है कि इन आरोपों से फायदा किसको होगा, दुश्मनों को, दोस्तों को, या फिर उनको जो आपको अपना कहते हैं। स्वेलवेल के कैंपेन के खत्म होने के बाद अब ये केस महज एक केस बन के रह जाएगा, क्योंकि अब स्वेलवेल की से निजी दुश्मनी किसी की नहीं है। इसलिए मैं कहती हूँ कि स्वेलवेल का केस सिर्फ एक सेलिब्रिटी स्कैंडल नहीं है, ये अमेरिका की पॉलिटिकल डायनेमिक्स का मिरर है। और जब अमेरिका की पॉलिटिकल डायनेमिक्स चेंज होती है तो दुनिया के बाकी कंट्रीज को भी एडजस्ट करना पड़ता है। आज हमने 2 स्टोरीज कवर की। पहली, इस्लामाबाद टॉक्स का फेलियर, यूएस नेवल ब्लॉकेड, ईरान से काउंटर और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में शिपिंग का थमना। दूसरा, कांग्रेसमैन एरिक स्वेलवेल पर सेक्सुअल मिसकंडक्ट के सीरियस एलिगेशंस और मैनहट्टन डीए का इन्वेस्टिगेशन। इन दोनों स्टोरीज में एक कॉमन थ्रेड है, अनिश्चितता। और अनिश्चितता का मतलब होता है रिस्क, रिस्क का मतलब होता है प्राइस, और प्राइस आम आदमी को देना पड़ता है। अगले कुछ दिन देखने वाले हैं। ब्लॉकेड मंडे से इफेक्टिव है, ईरान का रिस्पांस आना बाकी है, स्वेलवेल का इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा या नहीं, ये भी देखना होगा। अगर आपको ये ब्रेकडाउन इंसाइटफुल लगा तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं हूं गायत्री और आप देख रहे हैं गायत्री स्पीक्स। मिलते हैं अगले एपिसोड में।